Oh my God, behind you! Dude, seriously, stop! Oh my God, behind you! Behind... अगर आपने मेंडेला कैटलॉग वॉल्यूम 1 का वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ दिए गए आई बटन में क्लिक कर उसे ज़रूर देखें। नहीं तो ये वीडियो समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। फिर भी मैं वॉल्यूम 1 का रिकैप यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आप ये वीडियो पूरा देख सकें। साल 1981 में यूएस गवर्नमेंट द्वारा एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट दिखाया जाता है। उसमें हमें एक भयानक एंटिटी के बारे में चेतावनी दी जाती है। वो एंटिटी जिन लोगों को भी अपना शिकार बनाती है उन्हें इस दुनिया से पूरी तरीके से गायब कर देती है। कभी कभी वो उन्हें रिप्लेस कर उनका ही जगह ले लेती है या फिर इस दुनिया से उनका नाम और निशान और उनका अस्तित्व ही मिटा देती है। गवर्नमेंट के लिए इन एंटिटीज़ को रोकना अब मुमकिन नहीं रहा और पुलिस भी उनके सामने अब घुटने टेक चुकी है। ऐसे एंटिटीज़ को अल्टरनेट कहकर संबोधित किया जाता है और उनके कई सारे प्रकार भी है जिसे मैंने वॉल्यूम 1 में एक्सप्लेन किया है। वो धीरे धीरे करके लोगों की ज़िंदगी छीन कर हमारी इस दुनिया में फैल रहे हैं और उनमें से ही 2 विक्टिम्स की कहानी वॉल्यूम 1 में बताई गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हूँ आपका होस्ट कुणाल और यह है मेंटल मास्टरबेशन। मेरी आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आगे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वॉल्यूम 2 की कहानी हमें 2 नए कैरेक्टर्स के माध्यम से दिखाई जाती है। वॉल्यूम 1 में जो विक्टिम्स थे जिनका नाम था मार्क हेथक्लिफ और सीजर टॉरिस, उनके साथ हुई उस घटना के बाद लगभग कई साल बीत चुके हैं। वीडियो की शुरुआत होती है और हम देख सकते हैं कि साल 2009 का सर्दियों का मौसम चल रहा था। स्क्रीन पे हमें 2 लोगों की तस्वीर दिखाई जाती है। वो दोनों बाइथॉर्न पैरानॉर्मल सोसाइटी के मेंबर्स थे। दोनों शायद मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं क्योंकि FBI उन्हें ढूंढ रही है और उन दोनों के सर पे $10,000 का इनाम भी है। पहले बंदे का नाम एडम मुरे है और दूसरे बंदे का नाम जॉन मार्शल। ये दोनों बाइथॉर्न पैरानॉर्मल सोसाइटी नामक संगठन में काम कर रहे थे या फिर इस संगठन के फाउंडर्स थे। ये संगठन उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है जो कि ऑल्टरनेट से एसोसिएटेड था या फिर और भी दूसरे कई अन्य पैरानॉर्मल एक्टिविटी से एसोसिएटेड हो। उन्हें एक कॉल आता है एक पैरानॉर्मल केस को लेकर। ये कॉल एक लेडी का था और कॉल एलेक्स द्वारा अटेंड किया जाता है। Bythorn Paranormal Society, how may I help you? Hello? May I schedule an appointment? Of course, ma'am. Where's the location? My home. Okay, thank you. वो लेडी बताती है कि उसे अपने घर में से उसके मरे हुए कैट की आवाज़ आ रही है। ये सुनते ही अचानक जॉन कॉल के बीच बोल उठता है, क्या ये एक कैट अल्टरनेट हो सकता है? ये सुनते ही लेडी इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर देती है और बोलने लगती है कि ये शायद कोई और पैरानॉर्मल घटना के कारण हो रही है। वो कहती है कि शायद उस बिल्ली की आत्मा उस घर में कैद हो गई है और वो उसकी शांति या फिर उसका मोक्ष चाहती है। वो इन दोनों को अपॉइंट करना चाहती है, जिस कारण वो बताती है कि वो किसी बिजनेस ट्रिप के कारण अपने घर से बाहर है और वो चाहती है कि वो दोनों आकर इस घर में 3 दिन तक रुके और इस समस्या का समाधान करें। 3 nights? I'm away from home on a business trip. I'm sure this will give you enough time to deal with him. Well... How about 500 a night? Oh, hell yeah! All right. Sounds like a plan. वो दोनों इस केस को लेकर उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे, जिस कारण एडम हाँ बोलने से हिचकिचाता है। मगर जब वो लेडी एक रात के लिए $500 ऑफर करती है, एडम तुरंत ही मान जाता है। हमें जल्दी पता चलता है कि एडम और जॉना दोनों क्रिमिनल्स हैं। वो दोनों ऐसे लोगों को फंसाते हैं जिनको लगता है कि उनके साथ किसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है और उनसे काफ़ी सारा पैसा चार्ज करते हैं। इसी कारण से FBI उन्हें ढूंढ रही थी। दोनों अपने सफ़र पर निकल जाते हैं मगर रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि शायद उन्हें किसी से मदद लेनी चाहिए या फिर उन्हें एक दूसरी गाड़ी चोरी करनी चाहिए। Someone to help start our car with the cables, or do you want another one? Yeah. इससे हमें इन दोनों के चरित्र के बारे में पता चलता है। फ्रॉड के साथ साथ ये लोग चोरी भी करते हैं। ये दोनों चोरी की गाड़ी में अपना सफ़र कर रहे थे। एडम उस कार को किसी तरह स्टार्ट कर लेता है और दोनों वापस से अपने सफ़र पे निकल पड़ते हैं उस भूतिया बिल्ली के घर की ओर। कुछ देर बाद वो मेंडेला काउंटी पहुंच जाते हैं जहां उस लेडी का घर था। वो दोनों कार में ऑल्टरनेट्स के बारे में बात करने लगते हैं। दोनों को ही ऑल्टरनेट्स की एग्जिस्टेंस पे शक था, जिससे हमें यह मालूम चलता है कि ब्रॉडकास्ट के इतने सालों बाद भी अब भी लोग ऑल्टरनेट्स की एग्जिस्टेंस या फिर अस्तित्व को सच नहीं मानते। Half of me think there aren't even alternates.
and the mayor was just too stupid to just make that entire infographic. वो दोनों उस ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं जिसे 1981 में इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट द्वारा टीवी में प्रसारित किया गया था। उनकी बातों से लगता है कि ये ब्रॉडकास्ट टाउन के मेयर द्वारा करवाया गया था और उन दोनों को ही इस ब्रॉडकास्ट पे शक था। वो कहते हैं ये भी हो सकता है कि मेयर ने इस ब्रॉडकास्ट को करवाया ताकि टाउन के लोगों को डरा सके। एडम और जोना को इसलिए ही ज़्यादा शक हो रहा था क्योंकि उन्हें पहले भी कई बार अल्टरनेट्स को लेकर कॉल आ चुके हैं, मगर हर एक बार उन्हें अल्टरनेट्स के अस्तित्व के बारे में कोई भी सबूत नहीं मिला। मगर ऐसा होने का कारण भी था क्योंकि अल्टरनेट्स को पहचानना नामुमकिन सा ही है। वो विक्टिम्स को रिप्लेस कर देते हैं या फिर उनके अस्तित्व को लोगों के दिमाग से ही मिटा देते हैं, तो उनके बारे में सुराग मिलना भी लगभग नामुमकिन सा ही है। मगर कमाल की बात तो यह है कि कुछ सबूत अब भी बच गए हैं, जिस कारण इन विक्टिम्स के केसेस के बारे में हमें पता चला। हमें आगे पता चलता है कि एडम और जोना को पुलिस क्यों ढूंढ रही है। दोनों ऑल्टरनेट के केसेस को इन्वेस्टिगेट करते थे और ऐसा करना गवर्नमेंट की नज़रों में क्राइम था। यहाँ तक कि पुलिस को भी बहुत कड़ा इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि वो अल्टरनेट केसेस को अटेंड ना करे। किसी को भी अगर अल्टरनेट से रिलेटेड कोई भी मदद चाहिए तो उनकी मदद ना करे। ऐसा करने पे पुलिस को भी बहुत ही कड़ी सज़ा होगी। कुछ देर बाद वो दोनों उस लेडी के घर यानी कि अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं और हम ये देख पाते हैं कि ये वही घर था जहाँ मार्क की मौत हुई थी। ये सीजर का घर था। जब वो दोनों उस घर में पहुंचे, उस दिन का डेट था जनवरी 12, 2009 और टाइम 11:45। मार्क की मौत के बाद अब 15 साल बीत चुके हैं। उसकी मौत हुई थी 15 सितंबर 1992 को। 90s के बाद से ही अल्टरनेट्स के केसेस में बढ़ोतरी होने लगी। मार्क की मौत उसी दौर में हुई थी। मगर अब भी अजीब तो ये था, लोग अल्टरनेट्स के बारे में बिलीव नहीं करते या फिर इन केसेस पे इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और ऐसा होने का कारण भी है क्योंकि अल्टरनेट्स बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। वो आसानी से लोगों को मैनिपुलेट कर उनका याददाश्त मिटा देते हैं। यहाँ तक कि एडम और जॉन जो कि ऐसे केसेस पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन्हें भी अल्टरनेट्स की कहानी या फिर उनकी एग्जिस्टेंस पे शक है। एडम उस घर के अंदर जाता है। घर में सारे दरवाजे लॉक थे सिवाय एक के। Every other door in the house is unlocked except this one. जॉन उस घर के अंदर नहीं जाता। दोनों एक दूसरे से शायद फ़ोन में संपर्क कर रहे थे या फिर किसी तरह के रिकॉर्डिंग मशीन में। वो लोग उस घर के बारे में बात करने लगते हैं। जॉन उस घर के बाहर ही कार में ही बैठा था, शायद स्नोफॉल के कारण। जॉन कहता है कि उसे ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा। Yeah, the more, I'm not gonna lie to you, the more I look at this house, the more I really do. मगर एडम उसकी बातों को उतना सीरियसली नहीं लेता। दोनों की बातें बंद हो जाती है। मगर कुछ देर बाद एक स्क्रीच की आवाज़ आती है जिसे सुनकर जोना तो थोड़ा सा घबरा जाता है, मगर एडम उसकी उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। After the tape cuts out, we hear this high-pitched screech. जोना घर के बाहर कार में बैठकर एडम के द्वारा किए गए वीडियो रिकॉर्डिंग की लाइव फीड देख रहा था। जॉन बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था, जिस कारण वो उस घर के अंदर नहीं जाता और एडम से भी रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुरंत ही वो उस घर के बाहर आ जाए। Where'd that come from? I think that came from the house, man. I really don't like this now. I'm the opposite. This is kind of interesting. I don't think you should go in there now. I'm going back in. मगर उस स्क्रीच की आवाज़ सुनने के बाद एडम उस मरे हुए बिल्ली की आत्मा से संपर्क करने का कोशिश करता है। How did you die? Where are you from? What year were you born in? और जब एडम वापस से जोना से संपर्क करने की कोशिश करता है तब रेडियो में भयानक चीखने की आवाज़ आती है, जैसे कि जोना चीख रहा हो। ओह माय गॉड, तुम्हारे पीछे देखो। You see anything on the cameras? Oh my god, behind you! Dude, cut it out. Oh my god, behind you! Seriously, stop. Oh my god, behind you! Behind you! Behind you! Dude, fucking quit! What the hell did I do? Just forget. ये चीख ऐसी थी जैसे कि कोई रिकॉर्डिंग को बार बार प्ले कर रहा हो। एडम को लगता है कि शायद जोना मजाक कर रहा है, क्योंकि जोना पहले भी ऐसे किया करता था। मगर इस बार ये जोना नहीं था, मगर उस घर में बसे हुए ऑल्टरनेट एडम को झांसा दे रहा था। फिर एडम को रेडियो पे एक मैसेज सुनाई देता है कि उसे देखा जा रहा है।
उस पर नज़र रखी जा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी एडम डिसाइड करता है कि वो इस घर में एक और रात रुकेगा, क्योंकि डील 3 रात की हुई थी। मगर इस बात पे जॉना कहता है कि वो बस झूठ भी कह सकते हैं या फिर दिखावा भी कर सकते हैं कि वो उस घर में 3 रात रुके थे। मगर एडम का उस घर में रुकने का कारण सिर्फ पैसा ही नहीं मगर कुछ और भी था, जो कि शायद उससे पास्ट से जुड़ा हुआ था। एडम को अब भी ऐसा लग रहा था कि रेडियो पे ये मैसेज जॉना ने दिया है क्योंकि वो उससे मजाक कर रहा है। मगर हमें मालूम था कि अल्टरनेट उसका दिमाग से बस अब खेल रहा है। वीडियो में ग्लिच आती है और हमें बाइबल की एक कहानी दिखाई जाती है, एडम और ईव की कहानी। अगर आपको एडम और ईव की कहानी नहीं मालूम है तो मैं इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। बाइबल या फिर क्रिश्चियनिटी के अनुसार एडम और ईव दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। वो दोनों गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे, जो कि गॉड के द्वारा बनाई एक पैराडाइज थी। और उस जगह का सिर्फ एक ही रूल था, वहाँ पे एक एप्पल ट्री था और उस एप्पल को खाना उन दोनों को मना था। उस पेड़ के एप्पल में अच्छाई और बुराई का नॉलेज था। डेविल या फिर शैतान एक सांप का रूप लेकर गार्डन ऑफ ईडन में आता है ताकि उन दोनों को मजबूर करे उस एप्पल को खाने के लिए। ईव सबसे पहले एप्पल को खाती है, उसके बाद एडम भी उस एप्पल को खा लेता है, जिसके बाद गॉड उन दोनों को अर्थ पे भेजता है पनिशमेंट के तौर पर। जैसे ही एडम उस एप्पल को खाता है, शैतान या फिर डेविल हंसने लगता है, जिसे देखकर एडम डर जाता है। वो क्लिप एंड हो जाती है और हमारी इस कहानी का एडम, जो कि डिसाइड करता है कि इस घर में एक रात रुकेगा, वो सो रहा होता है, जिसे एक वॉइस या फिर एक आवाज़ उठाती है। वो वॉइस एडम से कहती है कि तुम बेवकूफ़ थे जो कि तुमने उस शेफर्ड को फॉलो किया। इस जगह में शेफर्ड शायद जीसस को कहा गया था। फिर वो वॉइस एडम को उसकी बात मानने को कहता है, ठीक वैसे ही जैसे कि गार्डन ऑफ ईडन में डेविल ने एडम और ईव को उस एप्पल खाने पर मजबूर किया था। वो वॉइस एडम को उसकी बात मानने को कहता है। अल्टरनेट आखिरकार इस अल्टरनेट के झांसे में आ ही गया और वो उस अल्टरनेट की बातों को फॉलो करने लगता है। हमें एक दरवाज़ा या फिर एक खिड़की जैसा कुछ खुलते हुए नज़र आता है और शायद एडम उसके अंदर चला जाता है। उसके बाद वीडियो फीड बंद हो जाती है। शायद वीडियो फीड एडम ने ही जानबूझकर बंद की होगी ताकि जॉना ये ना देख सके कि वो क्या कर रहा है या फिर क्या करने जा रहा है। स्क्रीन पे अंधेरा छा जाता है और अचानक एक अल्टरनेट उस कैमरा के सामने आता है। अब तक तो हमें ये समझ आ जाता है कि जिस लेडी ने इन दोनों को कॉल किया था वो कोई असली लेडी नहीं थी, बल्कि एक अल्टरनेट ही थी, जो कि लोगों को इस घर में आने के लिए झांसा दे रही थी। मेंडल काउंटी में स्थित ये घर शायद अब अल्टरनेट का बसेरा बन चुका है, जहाँ अल्टरनेट्स आसानी से लोगों को अपना शिकार बना देते हैं। एडम के द्वारा वीडियो फीड बंद करने के बाद और उसके द्वारा कोई मैसेज ना आने के बाद जॉना काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है और उसे किसी तरह संपर्क करने की कोशिश करता है। जॉना एडम से कहता है कि उसे कार में वापस आ जाना चाहिए था। काफ़ी देर तक कोई आंसर ना मिलने पर जॉना और भी ज़्यादा टेंशन में आने लगता है। आखिरकार कुछ समय बाद एडम जॉना से संपर्क करता है। एडम जॉना को एक तस्वीर भेजता है और कहता है कि जो दरवाज़ा पहले बंद था वो अभी खुल चुका है और वो उसे इस घर के तहखाने की ओर ले जा रहा था। एडम उस बिल्ली की आवाज़ को भी सुन पा रहा था और जॉना को रेडियो ऑन कर उसे सुनने को कहता है। एडम जब बेसमेंट के अंदर जाता है, बेसमेंट के वॉल में एक मैसेज था, नथिंग इज़ वर्थ द रिस्क। ये वही मैसेज था जो कि पुलिस को दिया गया था या फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को दिया गया था उनके ट्रेनिंग टेप में, और साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि अल्टरनेट से कॉल को अटेंड ना करें या फिर उनके विक्टिम्स से इग्नोर करने की कोशिश करें, नहीं तो वो खुद भी उसका शिकार बन सकते हैं। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की है, आप प्लीज़ उसे भी चेकआउट करना। हमें बैकग्राउंड में उस बिल्ली की आवाज़ भी आ रही थी। एडम की बातों से ऐसा लग रहा था कि इसका कोई दूसरा वर्जन बात कर रहा है। वो जॉना को थोड़ा छेड़ता है और दोनों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होने लगता है। Just don't, okay? Please. Oh, so now you're taking this seriously. Dude, I don't know what you want from me. I'm as serious now as I've ever been. This whole time, huh? So you fucking with me? Was you being serious? I get that I screw around sometimes, okay? But that's just what I do. Well, maybe it shouldn't be. Look, man, I'm just
devastated that I'm not as broken as you still are with everything that's happened, and I'm sorry that I can't keep helping you carry this burden. What does that have to do with anything? But I'm reaching my fucking limit here. These things have taken so much away from us, yet you still run to them every chance you get. No, I don't. Fucking listen to me! You're not invincible, okay? I know you thought that when we started doing these fucking death marches, and nothing happened, and I get it, but this right here is real, and you should know that more than anybody. What's that even supposed to mean? I wish we never looked for your because she is dead and gone, and we were never gonna get her back. What did you just fucking say to me? And I'm sorry that these are the lives that we lead today, but Adam, if you walk down those stairs, you'd be joining her. And if by some miracle you come back out, I don't think you'd be yourself. And I'm telling you right now that I won't be to confirm that. Well, then just fucking leave इस then. कॉन्वर्सेशन से हमें ये मालूम चलता है कि एडम ने किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कारण अपने करीबी को खोया है और तब से वो ऐसे केसेस के तलाश में है। हमें ये तो साफ साफ नहीं बताया जाता कि वो एडम का क्या लगता है। हो सकता है कि वो उसकी बहन हो, माँ हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो, मगर उसे हर कहकर संबोधित किया जा रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो फीमेल है। जोना एडम से कहता है कि वो दोनों इनविंसिबल नहीं है या फिर अमर नहीं है, और भले ही उन्होंने पहले भी कई सारी केसेस लिए हैं जिसे कि जोना डेथ मार्चेस कह रहा था, ये उन झूठे केसेस में से नहीं था। इस बार उनके सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी और जोना एडम की मदद सिर्फ इसलिए ही कर रहा था क्योंकि एडम ने अपना किसी को खोया था। जोना एडम से भीख मांगने लगता है कि वो वापस कार में आ जाए और बेसमेंट के अंदर ना जाए। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने और गिड़गिड़ाने लगता है, मगर अब शायद एडम उस अल्टरनेट के वश में है, जिस कारण वो जोना के रिक्वेस्ट को नहीं मानता। हो सकता है कि एडम का जो भी करीबी था उसे किसी अल्टरनेट ने अपना शिकार बनाया, जिस कारण अब एडम ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उनके करीबी के साथ क्या हुआ, इस उम्मीद में कि वो अब जहाँ कहीं भी हो मगर उनकी आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी हो। जोना एडम को धमकी देता है कि अगर वो कार में वापस नहीं लौटेगा तो उसे वहीं पे अकेला छोड़कर वो वापस आ जाएगा। हमें जोना की आवाज़ से साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा डरा हुआ था। आखिरकार जोना को दिल में पत्थर रखकर एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फ़ैसला करना पड़ता है। वो एडम को उसी घर के बेसमेंट में अकेला छोड़कर वापस आने लगता है। एडम बेसमेंट का और भी नीचे जाने लगता है और बेसमेंट के अंदर उसे एक CRT टीवी स्क्रीन दिखता है। टीवी स्क्रीन में एक बिल्ली की तस्वीर दिखाई जा रही थी, फिर स्क्रीन ब्लैक होता है और एक अल्टरनेट का तस्वीर दिखाया जाता है और बैक टू बैक कई सारे अल्टरनेट्स की तस्वीर आने लगते हैं और हमें उसी जगह वॉल्यूम 1 में दिखाई गई टीवी ब्रॉडकास्ट का कुछ क्लिप्स भी दिखाया जाता है जो कि 1981 में प्रसारित की गई थी। इसे देखकर चौंका देने वाली एक नई थ्योरी भी सामने आती है। हो सकता है कि 1981 में प्रसारित की गई वो टीवी ब्रॉडकास्ट वहाँ के मेयर ने नहीं बल्कि मेंडल काउंटी के मेयर के अल्टरनेट ने की हो, ताकि और भी ज़्यादा लोग उनके बारे में जान सकें और वो उन लोगों को टारगेट कर सके। शायद वो इस तरह ही पूरी दुनिया पे अपना कब्जा चाहते हैं। अल्टरनेट्स सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो कि उनके बारे में जानते हैं, और आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस युग में इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा आसानी से अपनी जानकारी लोगों को दे सकते हैं। एडम सहमा-सा और घबराया हुआ टीवी की ओर देखता रहता है। टीवी में अचानक कई सारी तस्वीरें आने लगती हैं और एक अच्छा सा लोरी जैसा म्यूज़िक प्ले होने लगता है और टीवी स्क्रीन पे किसी औरत की तस्वीर आने लगती है। एक अस्पष्ट सी वॉइस सुनाई देती है जो कि एडम से कहती है, ये तुमने क्या किया, या फिर व्हाट हैव यू डन, जिसका एडम जवाब देता है, मैंने जो किया सही किया, आई हैव डन द राइट थिंग। फिर एक फीमेल वॉइस एडम से कहती है कि अब उसके लिए वापस कोई नहीं आ रहा। एडम जोना से संपर्क करने की कोशिश करता है मगर उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता। जोना जो कि इस वक्त डरा सा और सहमा सा है और कार लेकर वो बहुत ही तेज़ी से वापस जा रहा होता है।
तब उसे शायद वो अल्टरनेट रेडियो पे संपर्क करता है। अल्टरनेट रेडियो पे जॉना से कहता है कि उसने एडम को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। जॉना बहुत ही ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसने एडम को अकेला छोड़ दिया और वो अल्टरनेट ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था। उसने जॉना का दुख और डर दोनों को अच्छी तरीके से भांप लिया था। अल्टरनेट्स की यही खूबी है कि वो इंसान की कमज़ोरी को ढूंढ लेता है और उनकी मानसिक संतुलन को पूरी तरीके से तबाह कर देता है, जिसे कि 1971 के उस ब्रॉडकास्ट में दिखाया गया है, जिसे कि साइकोलॉजिकल वारफेयर का नाम दिया गया है, जो कि ये अल्टरनेट्स अपने विक्टिम्स भी इस्तेमाल करते हैं। एडम के साथ भी यही हुआ। अल्टरनेट एडम की कमज़ोरी जानता था। एडम का खोया हुआ कोई करीबी रिश्तेदार जिसकी वो तलाश कर रहा था, और यही कारण था कि एडम और जॉना जो कि एडम की मदद करने की कोशिश कर रहा था, वो दोनों अल्टरनेट की झांसे में फंस जाते हैं। लौटते वक्त बीच रास्ते में जॉना अपनी कार रोक लेता है। हम उसकी रोने की आवाज़ फुटेज में साफ सुन पा रहे थे और आखिरकार जॉना के मुंह से एक तेज़ आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि वो शायद उल्टी कर रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी जान निकल रही हो। दोनों की स्टोरी यहीं पे समाप्त हो जाती है। एडम के साथ उस बेसमेंट में जाने के बाद क्या हुआ ये तो किसी को नहीं मालूम, और जॉना के साथ क्या हुआ ये भी सही तरीके से नहीं दिखाया गया। एडम और जॉना अब भी पुलिस के नज़र में वांटेड है और अब भी पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मगर ऐसे संगठन जो कि प्राइवेटली ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करते हैं, जैसे कि ये दोनों भी थे, ऐसे सोसाइटी के मेंबर्स ने मान लिया कि ये दोनों अब अल्टरनेट्स का शिकार बन चुके हैं। वॉल्यूम 1 के उन विक्टिम्स के बाद जिनका नाम मार्क और सीजर था, एडम और जॉना को विक्टिम 2 और विक्टिम 3 का क्या संबोधित किया गया। ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट्स के सिर्फ ये 4 ही विक्टिम्स हैं, बल्कि शायद ये दोनों ही ऐसे विक्टिम्स हैं जिनके बारे में कोई भी सबूत मिल पाया है या फिर सबूत बचा हुआ है। तो दोस्तों, ये कहानी थी मैंडेला कैटलॉग के वॉल्यूम 2 के बारे में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पिछली वीडियो पर लाइक और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस उन कमेंट्स के कारण ही मुझे प्रेरणा मिली कि मैं मैंडेला कैटलॉग के वॉल्यूम 2 के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए, और इस चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मेंटल मास्टरबेशन।